महात्मा गांधी के लिए जीवन का हर पल समाज सेवा और देश सेवा के लिए ही था। खादी की स्थापना की ताकि देश को स्वावलंबी बनाया जा सके। गांवों को प्राथमिकता दी ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। आश्रम की स्थापना की ताकि लोगों की समस्याओं को समझकर उनकी परेशानियों को दूर किया जा सके, क्योंकि गांधी जी का जो जीवन था, उनका जीवन ही उनका दर्शन था। गांधी जी गांव को सुधार गृह की तरह देखते थे। उनका मानना था कि गांव बदलेंगे तो देश बदलेगा, और अपने इस अभियान में वो महिलाओं और युवाओं को साथ लेते थे। वो गांव में जाते, सड़क सफाई करते, नालियां साफ करते, यहाँ तक कि लोगों के आंगन का कूड़ा भी निकालते। कुएं के बगल में जो पानी भरा रहता, उसमें भी मिट्टी डालते ताकि गंदगी न फैल सके। अशिक्षा और अज्ञानता के चलते गांव के लोग कई बार नाराज भी हो जाते। एक बार गांधी जी ने देखा कि सड़क के किनारे कुछ महिलाएं बहुत ही गंदी साड़ी पहने हुए खड़ी। उन्होंने तुरंत कस्तूरबा बाई को बुलाया और उनको समझाने के लिए कहा। हम तो रियासत में रहे मिलिट्री के, तो रियासतों में तो बाद में चला ना आज़ादी का आंदोलन था। हम गांधी जी को हर छोटी बड़ी बात बताने जाना होता था। हम 29 तारीख जनवरी को उनसे गए कि बापू जी, हमने वहाँ आज़ादी हासिल कर ली है और हमारे केवल 2 साथी मारे गए हैं, लेकिन सरकारी लोगों का बाका हमने नहीं होने दिया। लोग बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा हम इनको पकड़ पकड़ कर मारते हैं, तो हमने उनको जेल में रख दिया। वो कहने लगे तुम बदला ले रहे हो। हमने कहा तुम्हारा बिस्तर खाना सब घर से आ जाएगा, लेकिन तुम्हें बचाए कहाँ, क्योंकि जेल ऐसी जगह है जहाँ कोई तुम पर छेड़ नहीं सकेगा। तो जब हमने गांधी से कहा तो कहने लगे शाबाश, तुम हिमालय में जितनी ऊंचाई पर रहते हो, तुमने उतने ऊंचा काम किया है और तुम मेरी अहिंसा को धरती पर ले आए। हाथ में एक लाठी लिए, शरीर पर धौल वस्त्र लपेटे एक व्यक्ति ने भारत से ब्रिटानिया हुकूमत को खदेड़ बाहर किया। आजाद भारत ने इस महात्मा को राष्ट्रपिता गांधी के नाम से जाना। इस महात्मा ने आजाद भारत में एक ऐसे राज की परिकल्पना की थी जिसमें शासन की शक्ति का केंद्र लोगों में निहित था। एक ऐसा भारत जिसमें सभी जात के लोग, धर्म, समुदाय सब विकास की राह पर चले। उन्होंने समाज की रचना की, जो बुनियादी बातें हैं उनको उठाया, क्योंकि गांधी जी से पहले जो समाज था उसमें 2 बातें मुख्य थी, एक तो शासन और दूसरा शोषण। तो गांधी एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने शासन और शोषण के खिलाफ सामान्य व्यक्ति को उठाया। शहरों की अपेक्षा गांव के विकास पर गांधी जी का बल था। उन्हें एक ऐसे भारत की दरकार थी जिसके गांव अपने विकास की कहानियों से दुनिया को संदेश दें। मेरा विश्वास है और मैंने इस बात को असंख्य बार दोहराया है कि भारत अपने चंद शहरों में नहीं बल्कि गांवों में बसा हुआ है। लेकिन हम शहर वासियों का ख्याल है कि भारत शहरों में ही है और गांव का निर्माण शहरों की जरूरतें पूरी करने के लिए हुआ है। हमने कभी यह सोचने की तकलीफ नहीं उठाई कि उन गरीबों को पेट भरने जितना अन्न और शरीर ढकने जितना कपड़ा मिलता है या नहीं, और धूप तथा वर्षा से बचने के लिए उनके सिर पर छप्पर है या नहीं। गांधी जी की कल्पना ये थी कि गांव एक गुरुकुल हो, गांव में एक आरोग्यशाला हो, गांव में सारे साधन गांव में हो। तो गांव में जब संपूर्ण सब साधन होंगे तब गांव स्वावलंबी होगा, तब गांव का ग्राम स्वराज आएगा। गांव के लोग शिक्षित हों, उन्हें स्वास्थ्य की सभी सुविधाएं मिले जो शहरों में होती हैं, तकनीक से उनका परिचय हो, लेकिन इस विकास में गांव की आत्मा कहीं खो न जाए, इससे गांधी भयभीत रहते थे। शायद इसी वजह से उन्होंने हमेशा कहा कि अपनी आत्मा की आवाज सुनो। बापू हमेशा ऐसा विकास चाहते थे जिसमें समाज के संस्कार, संस्कृति, प्राकृतिक संसाधन, धरती, तालाब, जंगल सबका संरक्षण करते हुए विकास का रास्ता हो। ये जो विकास का रास्ता होता है इसको ग्राम स्वावलंबन का, ग्राम स्वराज्य का रास्ता कहते हैं।
ग्राम स्वराज के रास्ते पर समाज का अपना हक, अपना रोटी, अपनी चोटी, अपना पानी सब उनके हाथ में होता है। वो सब मिलके गांव के निर्णय लेते हैं। जब समाज मिलके अपने निर्णय खुद लेने लगे, अपने समाज को खुद चलाने लगे, तब वो ग्राम स्वावलंबन का रास्ता होता है, तब वो ग्राम स्वराज का रास्ता होता है। मैं कहूंगा कि अगर गांव का नाश होता है तो भारत का भी नाश हो जाएगा, और उस हालत में भारत भारत नहीं रहेगा। दुनिया को उसे जो संदेश देना है, उस संदेश को वह खो देगा। सत्य और अहिंसा के इस पुजारी का आग्रह हमेशा ही सत्य के प्रति रहा। यदि तुम्हें प्यास लगती है और तुम किसी से पानी मांगते हो, वो तुम्हें पानी दे देती है, पानी दे देता है वो व्यक्ति। पर वो व्यक्ति जिससे एक व्यक्ति को प्यास लगी है और उसको जब उससे तुमने पानी मांगा था, उसने तुम्हें पानी नहीं दिया, और जब उसे प्यास लगी वो तुमसे पानी मांगता, तुम दौड़ के बिना किसी मैल मन में किसी मन मुटाव से उसको पानी देते हो। यही सत्याग्रही का मूल मंत्र है कि तुम उस पीड़ा को भूलो, अपनी निज पीड़ा को भूल के तुमको सर्वोदय की बात करनी है, तुम्हें समाज की पीड़ा को देखना है। तो ये मेरी माँ से मैंने सीखा। तो सबसे बड़ी जो लेबोरेटरी है एक ह्यूमन को तैयार करने की, उसका परिवार है। ये अगर गंगा या किसी भी नदी नाले जिसकी भी हम बात करें, विकास की भी बात करें, तो गांधी के जो बुनियादी विद्यालय या बुनियादी शिक्षा का आधार था, उसमें अगर आप लौट के देखें तो वहां से वो एक जागृत इंसान निकल के बाहर आता है। इसी सत्य के प्रति लोगों को जागृत करने के लिए गांधी जी ने मीलों का सफर तय किया। हम उनकी तरफ इसलिए आकर्षित हुए कि उनके हाथ में एक पेटी थी और कंधे में झोला था। हम उनके पीछे पड़ गए। हमने सोचा ये कोई खेल तमाशा दिखाने वाला है, क्योंकि कुछ दिन पहले एक धनुष बाण मारने वाला आया था। हमने कहा इसके पास भी है कुछ खेल तमाशा, लेकिन इसका बक्सा छोटा है। तो हमने कहा भाई बताओ इसमें क्या है। उन्होंने कहा आओ। तो फिर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे, उन्होंने चरखा चलाना शुरू किया। हमने कहा कि तुम साल भर भी काटोगे फिर भी तुम्हारा इतना लंबा कुर्ता नहीं बन सकता। उसने कहा मेरा कुर्ता बने न बने, अगर सब ये चरखा काटने लगेंगे तो अंग्रेज अपना बोरा बिस्तर छोड़कर चले जाएंगे। प्रकृति से भी गांधी जी को प्यार था। शायद इसी वजह से उनकी आस्था प्रकृति चिकित्सा में भी थी। हमें संस्कृति संस्कार हमारे नित्य जीवन के संस्कारों में हमारी प्रकृति, हमारी नदियों को बचाना, पर्यावरण को बचाना, नदी को बचाना, क्योंकि ये हमारे मूलभूत आधार है हमारे जीवन के। तो एक बच्चे को शुरू से तैयार करना चाहिए। उनके सपनों के भारत में कर्तव्यनिष्ठ और चरित्रवान युवा की कल्पना थी। युवाओं के नैतिक पतन को देख एक बार उन्होंने कहा था, नैतिक अपवित्रता की विषैली हवा आज हमारे विद्यार्थियों में जा पहुंची है और किसी छिपी हुई महामारी की तरह उनकी भयंकर बर्बादी कर रही है। इसलिए मैं तुम सभी युवाओं से अनुरोध करता हूं कि तुम अपने मन और शरीर को पवित्र रखो। तुम्हारा सारा पांडित्य और शास्त्रों का तुम्हारा सारा अध्ययन बिल्कुल बेकार होगा यदि तुम शिक्षाओं को अपनी दैनिक जीवन में न उतार सको। ये आज का नवयुवक जो है तो जरा बड़े पशु पैसे पढ़ा है, कहाँ जाऊंगा। ये जो शिक्षा पद्धति है, आज का जो समाज है, उसने उसको होड़ में डाल दिया। अब होड़ में उसको कुछ मिलता नहीं है, इसलिए वो एक तरह से हताशा में है, फ्रस्ट्रेशन में है। तो पहली बात तो है कि नवयुवकों में ये विचार जब आएगा सादगी का, संयम का, सदाचार का, तभी जाकर कुछ हो सकता है। हम लोगों ने हर तरह का परीक्षण किया, हर तरह के हम प्रयोग कर चुके हैं, हर विचारधारा की। गांधी को हमने कभी मौका नहीं दिया। एक बार हम गांधी को मौका क्यों नहीं देते? गांधी के विचारों को क्यों नहीं अपनी राजनीति में, अपने प्रशासन में, अपने नैतिक जीवन में, अपनी शिक्षा में? गांधी के सपनों की इस भारत में न किसी हिंसा की जगह थी और न ही कोई पलायन करने को मजबूर होता। गांधी ने 17 अगस्त 1947 को कहा था कि जब तक मेरी आस्था मुझ में जीवित रहेगी, चाहे मैं अकेला ही क्यों न रहूं, अपनी समाधि में केवल बैठा नहीं रहूंगा, मैं वहां जीवित भी रहूंगा और वहां से बोलता भी रहूंगा। आवश्यकता सिर्फ हमको सुनने की है। हम सुन कहाँ रहे हैं? हम सुन ही नहीं रहे, उसकी उनकी किसी बात को नहीं सुन रहे हैं। गांव भी संक्रमण काल से नहीं गुजरते और
प्रकृति असंतुलन का खतरा भी पैदा नहीं होता। पहले गांधी जी सत्याग्रह शब्द से अनजान थे। गुजराती में पैसिव रेजिस्टेंस नाम के शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिससे गांधी जी खुश नहीं थे। इस नाम में कई खामियां थी। गांधी जी को एक नए नाम की तलाश थी, इसलिए उन्होंने अपने अखबार इंडियन ओपिनियन में एक इनामी प्रतियोगिता कराई और जो शब्द आया वो था सदाग्रह। बाद में इस सदाग्रह को बदलकर गांधी जी ने सत्याग्रह कर दिया और इसी पर पूरे देश भर में कई सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई। उन आश्रमों से चाहे अशिक्षा हो, भेदभाव हो या जनचेतना फैलाना हो या गांवों में साफ सफाई करवाना हो, कई सुधार कार्य शुरू किए गए। अहमदाबाद का साबरमती आश्रम यही वो आश्रम है जहां महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के संघर्षों का ताना बाना बुना। गांधी दर्शन का साक्षात प्रतीक यह आश्रम आज मूल्यों और अनुशासन पर आधारित सामुदायिक जीवन का बेहतरीन उदाहरण है। महात्मा गांधी जब अपने साथियों के साथ दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो 25 मई 1915 को अहमदाबाद में कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। 2 वर्ष के बाद जुलाई 1917 में नदी के तट पर आश्रम बनाया गया, जो बाद में साबरमती आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से ही दांडी मार्च आरंभ किया था, जो बाद में भी कई आंदोलनों की रणनीति का केंद्र भी बना। हमारा जीवन ही मेरा संदेश है। आप गांधी जी ने जो भी किया है, पूरी अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है, अपनी आत्मकथा है, इसके अंदर सब चीज़ लिखी है जिसके अंदर हम बोल सकते हैं सत्य है। उसमें से आपको सोचना है कि उसने ऐसा किया, हम क्या कर सकते हैं। बापू ने इस आश्रम में 1915 से 1933 तक निवास किया। जब वे साबरमती में होते थे तो एक छोटी सी कुटिया में रहते थे, जिसे आज भी हृदय कुंज कहा जाता है। यह ऐतिहासिक दृष्टि से अमूल्य निधि है, जहां उनका डेस्क, खादी का कुर्ता, उनके पत्र आदि मौजूद है। हृदय कुंज के दाईं ओर नंदिनी है। ये इस समय अतिथि कक्ष है, जहां देश और विदेश से आए मेहमान ठहराए जाते थे। वहीं विनोबा कुटीर है, जहां आचार्य विनोबा भावे ठहरे थे। यहीं पर एक प्रार्थना स्थल है, जहां सभी सदस्य प्रतिदिन सुबह शाम प्रार्थना भूमि में एकत्र होकर प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना भूमि गांधी जी द्वारा लिए गए कई ऐतिहासिक निर्णयों की साक्षी रह चुकी है। इसके अलावा यहाँ बनी कस्तूरबा की रसोई भी इस आश्रम के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। हम आज देख रहे टेंशन बढ़ रही है सब, तो सभी शांति की खोज के लिए गांधी जी के पास आते हैं। तो फिर घूम के यही आना, ये वही बताता है कि औद्योगिक क्रांति आई इन सब से नहीं, लेकिन गांधी जी की बातें अगर स्वीकार करेंगे तो ही हम शांति से जी पाएंगे। गांधी जी ने यहीं से ही हस्त निर्मित खादी के माध्यम से अपने आर्थिक सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप दिया और चरखे पर सूत काटकर खादी के वस्त्र बनाने की शुरुआत की थी। आज भी देश विदेश में रहने वाले गांधी जी के अनुयायी इस आश्रम में आते हैं और चरखे पर सूत काटकर गांधी दर्शन को आत्मसात करते हैं। गांधी जी का जो साबरमती आश्रम है, आने के, उनकी जगह बैठने के, उनका चरखा चलाने की, उनकी पूरी आत्मा से प्रेरणा का जो मौका मिला है, उसके लिए मैं उनसे और नेचर से, परमात्मा से बहुत बहुत आभारी हूँ। आश्रम परिसर में एक उल्लेखनीय संग्रहालय है। इस संग्रहालय की 5 इकाइयां हैं, जिनमें कार्यालय, ग्रंथालय, चित्रावली दीर्घा और एक सभागृह है। संभवतः यही गांधी जी के पत्रों और लेखों की सर्वाधिक मूल पांडुलिपियां मौजूद हैं, जिन्हें संरक्षित करने के लिए आश्रम प्रशासन सालों से काम कर रहा है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम के माध्यम से देश को आजादी दिलाने का संकल्प लिया था। उन्होंने मानवीय श्रम को आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का प्रतीक बनाकर यहीं से अपने आर्थिक सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप भी दिया। यही वजह रही कि चरखे से सूत काटने की शुरुआत के साथ जंग आजादी की लड़ाई में फिरंगी ताकतों से देश को मुक्ति दिलाने में भी साबरमती आश्रम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ओपी यादव, डीडी न्यूज, अहमदाबाद। नागपुर से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर बसा है वर्धा। यहीं पर है गांधी जी के बीते पलों का साक्षी सेवाग्राम आश्रम, जहां
गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के समय अपनी कुटिया डाली थी और यहीं उनके 10 साल व्यतीत हुए थे। वो बिताए हुए पल यहाँ आज भी जीवित हैं। ऐतिहासिकता की चादर में गांधी जी की अमूल्य धरोहर आज सुरक्षित है, जीवटता कायम है। हजारों की संख्या में लोग हर रोज इस आश्रम में आते हैं। गांधी जी के आदर्शों को अपने दिल की गहराई में उतारते हैं। गांधी जी पहली बार 1933 में वर्धा आए थे। वर्धा आने के बाद उन्होंने अपने आश्रम के लिए जमीन तलाशनी शुरू की थी, जिसे विनोबा भावे और शिष्या मीरावती ने पूरा किया। वर्धा के पास के शे गांव में गांधी जी ने आश्रम के लिए अपनी कुटिया तैयार की। हरे भरे बागों और खूबसूरत फूलों से घिरे सेवाग्राम में गांधी जी ने 1936 से 46 तक 10 साल व्यतीत किए। शे गांव ही आज वर्धा के नाम से जाना जाता है। सेवाग्राम का इतिहास 1936 से शुरू होता है और 1946 तक चलता है। कुल 10 वर्षों का और कुछ महीने का इतिहास है सेवाग्राम आश्रम। गांधी जी 1935 में वर्धा आए थे, लेकिन उस समय इस आश्रम में नहीं आए थे, वो वर्धा आए थे। बापू आए, उन्होंने इस जगह को देखी। पास में गांव है जिसका नाम है शे गांव। वर्धा में गांधी जी कस्तूरबा के साथ अलग आशियाना तलाश करने आए थे, लेकिन काम के बढ़ते दबाव और शिष्यों से लगाव के कारण महात्मा के लिए ये संभव नहीं था। कस्तूरबा गांधी भले इससे समस्या से घिरी नजर आती थी, जिसके लिए गांधी जी तैयार नहीं थे। लिहाजा गांधी जी ने कस्तूरबा के लिए एक अलग ही कुटीर का निर्माण करा दिया, जो बाग कुटीर के नाम से प्रचलित है। यहाँ कस्तूरबा गांधी जी के साथ रही। जब गांधी जी यहाँ रहते थे तो भाई बहन सभी साथ में रहते थे, तो कस्तूरबा को थोड़ी दिक्कत आने लगी। बाद में कस्तूरबा ने बहुत महसूस किया कि काफी दिक्कत है, और वो स्वाभाविक भी है, क्योंकि पुरुष का रहना और स्त्री का रहना, दोनों के रहने में सामाजिक अंतर है। लेकिन जब यह बात जमनालाल बजाज जी को मालूम हुई तो उन्होंने फिर बापू से अलग से आग्रह करके उनसे स्वीकृति ली और फिर बाद में एक अलग कुटिया बने, जिसके बाद की कुटिया बापू कुटी से सेवाग्राम आश्रम का मुख्य दरवाजा खुलता है। प्रवेश के बाद गांधी जी से जुड़ी स्मृतियां एक के बाद एक जिंदा होने लगती हैं। जहां खादी से लेकर पुस्तक, चरखे और सूतांजलि गांधी जी के ग्रामोदय सपने को सबल बनाता है। बापू के उपदेशों को शिलाओं पर उकेरा गया है। आश्रम की खास पहचान आदि निवास और बापू निवास है। आदि का मतलब होता है अंत, लेकिन इसके विपरीत सेवाग्राम की शुरुआती नींव आदि निवास में ही पड़ी। यहाँ गांधी जी ने प्रार्थना सभा का निर्माण कराया था। गांधी जी अपने शिष्यों के साथ प्रार्थना किया करते थे। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। गांधी जी के विचार आज भी कायम हैं, जिसे हासिल करने को काफी संख्या में पर्यटक खींचे चले आते हैं। यही वजह है कि सैलानी यहाँ एक सप्ताह से लेकर साल भर तक रहकर जाते हैं। आश्रम भी इसके लिए हमेशा तैयार रहता है, जो अन्य कार्यक्रम सहित शिविर का आयोजन कराता है। उद्देश्य होता है शिविर के माध्यम से लोगों को गांधी जी के बारे में बताना और विचारों को फैलाना। आश्रम का सार्वजनिक किया जाना और आम लोगों के लिए खुला रखना भी इसी ओर बढ़ाया गया एक कदम है। काफी पहले से लोगों को ऐसा लगता है कि ये गांधी जी का आश्रम है, बापू का आश्रम है। तो बापू के आश्रम को लोगों ने क्या समझा कि जैसे कोई मंदिर हो या कोई बड़ा सा जगह, बिल्कुल सार्वजनिक, अत्यंत मुक्त, सबके लिए खुला है। गांधी जी का सपना था कि लोग जहाँ रहें अपनी जीविका का साधन खुद तैयार करें। सेवाग्राम आश्रम इसकी एक मिसाल है। आश्रम अपने खर्च का वहन खुद करता है। इसके लिए आश्रम की जमीन है जिस पर खेती की जाती है। इसके अतिरिक्त दिल्ली गांधी आश्रम से भी यहाँ के आश्रम को सहायता राशि भेजी जाती है। गांधी जी के विचारों को दुनिया मानती है। गांधी जी के विचारों ने विदेशी जमीन पर भी सफलता पाई। इसके बरक्स 74 साल की उम्र होने के बावजूद सेवाग्राम आश्रम को आम लोगों से शिकायत है। उसे ये मलाल है कि आज भी लोग गांधी जी के आदर्शों को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना पाए हैं। विदेशी लोग यहाँ आते हैं और
और सालों भर रहकर जाते हैं। लेकिन गांधी जी आज अपने देश में ही उपेक्षित हैं। खासकर युवा वर्ग उनके विचारों से महरूम है। मुझे यहाँ आके काफ़ी संतोष मिलता है जी, काफ़ी अच्छा लगता है। और जो भी बापू जी के बारे में धारणाएं हैं उन सबको सुन के या कि यहाँ के लोगों से मिल के और ये सब देख के वो पुराने दिनों में कैसे क्या रहते होंगे ये सब ध्यान में लेके काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए हम हरदम आते रहते हैं यहाँ। मैं तो काफ़ी बार यहाँ आ चुका हूँ। भागम भागी के चलते ही मैं यहाँ आता हूँ कि वहाँ से परेशान होकर के कुछ यहाँ रिलैक्स फील करें। और मेरी कोशिश यही रहती है कि हर संडे को मैं यहीं अपना पूरा समय बिताऊं, लेकिन कुछ मजबूरियाँ ऐसी हैं और हमारे पास कुछ वक्त का अभाव है। फिर भी हमको जब भी समय मिलता है मैं यहाँ आकर के अपना समय व्यतीत करता हूँ। सेवाग्राम आश्रम से बिछड़े गांधी जी के 62 साल हो गए हैं। सेवाग्राम आश्रम आज भी अपने जीवटता को कायम किए हुए है। गांधी जी के आदर्शों को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। गांधी जी के विचार, गांधी जी के वचन यहाँ के लोगों को आज भी प्रिय है। जिस खादी ने हिंदू स्वराज को स्वावलंबी बनाया, महिलाओं को सशक्त किया, उस खादी, उस करघे के बारे में 1908 से पहले गांधी जी उसके बारे में नहीं जानते थे। पहले आश्रम की स्थापना हुई, फिर करघे को बिठाया गया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी उस करघे को चलाएगा कौन, क्योंकि तब गांधी जी कलम के सिपाही हुआ करते थे। महाराष्ट्र, गुजरात से कई कारीगरों को बुलाया गया, लेकिन उन कारीगरों ने अपने हुनर को नहीं बताया। खादी के प्रति गांधी जी की अधीरता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने कह दिया कि अब वो शरीर पर सिर्फ खादी वस्त्र ही धारण करेंगे। लेकिन उस समय 35 इंच की खादी की धोती बनाना अपने आप में काफी चुनौतीपूर्ण था, जबकि आसपास के जो लोग थे वो चरखा चला भी नहीं पाते थे। खादी में भारत की आत्मा बसती है। गांधी जी की अनमोल वचन आज भी प्रासंगिक हैं। वैसे तो भारत में सूत कातने का इतिहास सदियों पुराना है। अंग्रेजों के भारत आने से पूर्व भी देश में चरखे और करघे का प्रचलन था। भारतवर्ष में 1500 ईस्वी तक खादी और हस्तकला उद्योग पूरी तरह विकसित था। सन 1702 में अकेले इंग्लैंड ने भारत से 10,53,725 पाउंड की खादी खरीदी थी। मार्को पालो और टेवनियर ने खादी पर अनेक सुंदर कविताएं लिखी हैं। सन 1960 में टेवनियर की डायरी में खादी की मृदुता, मजबूती, बारीकी और पारदर्शिता की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है, जो देश में चरखे से निर्मित सूती कपड़ों के इतिहास की गवाही देती है। गांधी जी की राय में खादी एक वस्त्र न होकर स्वतंत्र भारत की एक नई अर्थ रचना का प्रतीक थी। यही वजह थी कि गांधी जी ने खादी को न केवल जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया, बल्कि जीवन प्रयत्न सादगी की प्रतीक खादी को अपनाया भी। गांधी जी द्वारा खादी को आगे बढ़ाने के पीछे समाज में रोजगार प्रदान कर गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों में आर्थिक सुदृढ़ता के साथ ग्राम स्वराज्य की स्वावलंबन रूपी भावना पैदा करना था। खादी के प्रारंभिक काल में गांधी जी ने हाथ कताई के लिए चरखे की बड़े परिश्रम से खोज की और जब उन्हें अहमदाबाद से लगभग 35 मील दूर बीजापुर गांव में चरखा और सूत काटने वाला परिवार मिल गया तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। हाथ से कते व हाथ बुने इस वस्त्र का नाम उन्होंने खादी रखा और देश के अनेक घरों में उन्होंने खादी व्रत लेने की मांग की। तब से घर घर में चरखे चलने लगे। आज हमारे देश में करोड़ों की खादी की खपत हो रही है, जो देश के लाखों लोगों की आजीविका के जरिए रोजगार का एक बड़ा माध्यम बना हुआ है। गांधी जी की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी इच्छा शक्ति, और वही इच्छा शक्ति अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में उन्हें बल प्रदान करती थी। हम सभी को गांधी जी के आदर्शों पर चलना चाहिए और सही रास्ता अपनाना चाहिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।